तो सीआर, तो जो रिमेनिंग बीट्स है हाइड्रोडायनेमिक्स के वो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये पहला बीट है उसमें से जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लिखिएगा द कंटिन्यूटी इक्वेशन is the mathematical expression of the law of conservation of mass in a fluid dynamics. In steady flow, mass of mass of the fluid entering into a tube of flow in a particular time interval is equal to the mass of fluid leaving the tube. तो देखिएगा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब जिसे हम इंडिकेट करते हैं m1 डेल्टा टी से, तो ये इक्वल रहेगा मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब, तो इसे हम इंडिकेट करते हैं m2 इंटू डेल्टा टी से। ओके, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा सेम टाइम होने के कारण, और आपको पता है मास को ही हम रो इंटू वी से इंडिकेट कर सकते हैं। सो रो इंटू मतलब जैसे देखिएगा अब इस मास को हम रो इंटू वी से इंडिकेट करने वाले हैं, तो रो इंटू वी इंटू डेल्टा टी इसे एज इट इज रखते हैं हम। तो ये रो वन वी वन, मतलब अब डेंसिटी भी उसका सेम रहेगा लेकिन 2 मिनट के लिए लगा, तो रो वन वी वन करते हैं हम। तो रो वन वी वन इज इक्वल टू रो टू वी टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रहेगा। तो अब देखिएगा वी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ से। तो इस वजह से रो वन फिर वॉल्यूम की जगह एरिया वन इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेक्शन। ओके, ये वी वन आएगा, आपको पता है वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया इंटू लेंथ से। सो ए वन एल वन होगा, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होगा। अब बताओ लेंथ अपॉन टाइम मतलब ही क्या रहेगा, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रो टू ए टू एल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रहेगा। तो बताओ लेंथ अपॉन टाइम मतलब ही क्या रहेगा, वेलोसिटी राइट आंसर है। तो फिर ये रहेगा रो वन वी वन। अब ये वी को मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूं ताकि ये वेलोसिटी और वॉल्यूम में आपको फर्क समझ में आए। तो एल वन बाई टी वन और एल टू बाई टी टू इसको हम वी वन और वी टू से रिप्लेस करने वाले। सो रो वन वी वन इज इक्वल टू रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए टू और रो टू और वी टू। तो यहाँ पर जो लिक्विड एंटर कर रहा है वही लिक्विड यहाँ से लीव कर रहा है, इस कारण दो लिक्विड सेम होने के कारण उनका रो भी सेम होता है, तो रो रो भी कैंसिल हो जाएगा सेम होने के कारण। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है इस पाइप के हर एक सेक्शन के लिए। ओके, पाइप का हर जगह पर एरिया और उसका वेलोसिटी इसका जो प्रोडक्ट रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। ओके, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू पी टू, इज इट ओके। तो ये बीट रहेगा, बस इतना ही लिख लीजिएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इसका जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इज इट ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। करना ही सिर्फ
ठीक है, हुआ है सभी का लिखकर? ठीक है, तो इसे रब करते हैं हम। और अभी देखिएगा एक लास्ट सेक्शन है इस टॉपिक का, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। लिखिएगा, तो बर्नौलीज साइंटिस्ट ने बताया हुआ ये थ्योरम है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है अलग अलग पैरामीटर्स का। मतलब लिक्विड जब फ्लो करता है तो एट दैट टाइम अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वो पैरामीटर हमें देखना है और उसके बाद एक एक करके उनका एडिशन कांस्टेंट रहता है या हमें बताना है। ओके, तो इसी को बर्नौलीज थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले दिया है बर्नौलीज थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन द फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन देता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। जैसे आपको पता है जब हम मोशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो एडिशन है जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो इस लिक्विड के फ्लो में भी ये एप्लीकेबल है। यही लॉ हमें बर्नौलीज थ्योरम बताता है। ओके, मतलब यही बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम और कुछ नहीं है। यह हमें बताता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है फ्लूइड के मोशन का, ये भी क्या रहता है, हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। ओके, मतलब कहीं पर अगर लिक्विड का हाइट ज्यादा है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, वही अगर लिक्विड का हाइट कम हो जाए तो फिर उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये जो अलग अलग पैरामीटर का जो एडिशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है सिर्फ आइडियल फ्यूल पर। ओके, आइडियल फ्लूइड्स पर। तो लिखिएगा, बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आइडियल फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड्स मतलब किससे कहना है वो देखिएगा। तो अभी नीचे लिखना है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक रहेगा द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेंसिबल। ओके, इनकॉम्प्रेंसिबल होता है। इनकॉम्प्रेंसिबल या फिर कॉम्प्रेंसिबल में क्या फर्क रहेगा आप देखिएगा। इनकॉम्प्रेंसिबल मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो। जब वो लिक्विड फ्लो करेगा तो एट दैट टाइम उसका जो मतलब डेंसिटी रहेगा वो कांस्टेंट चाहिए, ना कम चाहिए ना कहीं ज्यादा चाहिए। ओके, तो ऐसा जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो फ्लो होता है इसे इनकॉम्प्रेंसिबल फ्लो कहा जाता है। और ऐसे लिक्विड को जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है, ओके, कहीं पर भी ज्यादा नहीं है कहीं पर भी कम नहीं है, ऐसे फ्लूइड को आपको इनकॉम्प्रेंसिबल फ्लूइड कहना है। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकॉम्प्रेंसिबल होता है। ओके, जिसका डेंसिटी चेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा, द फ्लूइड इज नॉन विस्कोस। द फ्लूइड इज नॉन विस्कोस मतलब उसमें विस्कोसिटी नहीं रहेगा, ऐसा हम एज्यूम करने वाले हैं। ओके, नॉन विस्कोस मतलब द फ्लूइड ऑफर्स नो इंटरनल फ्रिक्शन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट्स फ्लूइड डज नॉट एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं आइडियल फ्लूइड मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी मतलब विस्कोस फोर्स नहीं रहेगा। ओके, आइडियल मतलब एक कंडीशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे कंडीशन को आइडियल कंडीशन कहते हैं हम। तो ये बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए हमें इतने एजम्पशंस करने पड़ते हैं। हम बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ आइडियल फ्लूइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इस कारण आइडियल फ्लूइड एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें क्या कंसिडरेशन होते हैं, ये हमें बताना बहुत जरूरी है। इस वजह से हम उसमें कोई भी फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करेंगे ऐसे आइडियल फ्लूइड में। उसके बाद फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी, द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। तो फ्लूइड का जो फ्लो रहेगा वो स्टेडी रहेगा आइडियल फ्लूइड के अंदर। एंड द फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल। ये रोटेशनल मतलब आपको पता है रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन। ये रोटेशनल मतलब वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। द फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल
This means that there is no angular momentum of the fluid about any point. A very small wheel placed at any point inside such a fluid does not rotate about its center of mass. मतलब इस लिक्विड के अंदर अगर हम एक व्हील डाल देते हैं तो व्हील अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं करेगा, मतलब इस लिक्विड के अंदर रोटेशनल मोशन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को इरोटेशनल फ्लूइड कहा जाता है, ऐसे फ्लो को। तो फ्लूइड का फ्लो इरोटेशनल चाहिए, स्टेडी चाहिए, नॉन विस्कोस चाहिए और इनकॉम्प्रेसिबल चाहिए। तो ये चार अगर पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तो ऐसे लिक्विड को क्या कहना है, आइडियल फ्लूइड। ओके, और इसी आइडियल फ्लूइड पर हम हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है ये अप्लाई कर सकते हैं। इज इट ओके? तो करना है सिर्फ, कैन आई रब दिस? हो गया लिखकर सभी का? ठीक है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जब कभी भी लिक्विड फ्लो होता है ना किसी पाइप के अंदर या फिर किसी बीट के अंदर, तो तीन पैरामीटर वहां पर जनरेट होते हैं। ओके, 3 काइंड्स ऑफ एनर्जीज विल जनरेटेड इनसाइड दैट लिक्विड, लिखिएगा। और पहला रहेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा उस फ्लूइड के अंदर। अगर कोई लिक्विड है जिसका मास m है, उसका वॉल्यूम v है, फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका हम निकाल सकते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर से। ओके, v मतलब वेलोसिटी रहेगा ये, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, ओके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे निकालने का फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाफ ऑफ mv स्क्वायर ये वेलोसिटी है, ओके। और सॉरी, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इस m बाई वी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बताओ? इस m बाई वी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? डेंसिटी से। राइट आंसर है रो से। ओके, तो हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। तो ये एक अनदर फॉर्मूला मिल गया हमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, किसका? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। इज इट ओके? तो ये पहला पैरामीटर है जो लिक्विड फ्लो करते वक्त जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है इसका फॉर्मूला mgh रहता है, और ये इसका भी वैसे ही करना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बोलो बच्चों? यहाँ पर भी m बाई वी की जगह फिर से रो पुट करना है, तो रो जी एच आएगा। इज इट ओके? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका बीट क्या आएगा? रो जी एच। ओके, तो ये बीट हमें मिलने वाला है। और लास्ट में रहेगा प्रेशर एनर्जी, थर्ड वाला। ये थर्ड टाइप का एनर्जी उस वाटर के अंदर जनरेट होता है। प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से इसे कैसे कैसे हमें डिराइव करना है आप देखिएगा। प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट इफ अ लिक्विड मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस L ड्यू टू द प्रेशर P ऑन एरिया A, देन प्रेशर एनर्जी इज गिवन बाय, इसी को हम वर्क डन के साथ इक्वेट कर सकते हैं प्रेशर एनर्जी को। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रेशर एनर्जी जो रहेगा इसी को हम वर्क डन से रिप्लेस करते हैं। तो देखिएगा अब वर्क डन को हम रिप्लेस करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके, और फोर्स को आपको पता है हम प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम यल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर कोई लिक्विड यल डिस्टेंस से अगर मूव करता है तो एरिया इनटू लेंथ मतलब ही क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। तो P इंटू V ये बीट रहेगा। इज इट ओके? तो ये रहेगा प्रेशर एनर्जी। अब जैसे आपको पता है सभी पैरामीटर को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी, पोटेंशियल एनर्जी को भी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी हमें, मतलब ये प्रेशर एनर्जी को भी हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो जो बीट मिलेगा हमें इसे कहा जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये P इंटू वी डिवाइडेड बाय, ये क्या रहेगा? V रहने वाला है। तो V कैंसिल होगा, फाइनली आंसर आएगा P। तो P मतलब प्रेशर एनर्जी रहेगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम P से इंडिकेट करेंगे, वो इक्वल आएगा प्रेशर के साथ। इज इट ओके? तो फिर ये जो तीनों पैरामीटर होते हैं ना, इनका एडिशन हर पॉइंट पर लिक्विड फ्लो के
कांस्टेंट रहता है और सेम रहेगा। इज इट ओके? तो यही होता है बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो ये P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इन तीनों का भी एडिशन हमेशा कांस्टेंट आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो यही बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, दैट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume. Sum of this parameter at every point of fluid is always constant. ये ना कम होगा ना कहीं ज्यादा होगा। इज इट ओके? तो इसी को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। इसके भी अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन की ओर जाने से पहले उस कंबाइन फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक बार। सो गिव द हेडिंग, मतलब आपने हेडिंग दिया ही होगा, उसमें सिर्फ लिखिएगा आप। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है हमें? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। तो ये तीनों पैरामीटर का एडिशन क्या आएगा? कांस्टेंट। ओके, एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड पर, मतलब देखिएगा, अगर कोई ऐसे पाइप के अंदर से अगर वाटर प्रोसीड कर रहा है ना, ओके, ऐसा ये पाइप है, इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग हाइट पर, मतलब ये पाइप रखा है, तो ये H1 हाइट पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होता है, तो यहाँ पर mgh1 आएगा, और यहाँ पर फिर H2 हाइट पर ये सेक्शन, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh2 आएगा। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी v1 रहेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर वेलोसिटी v2 रहने वाला है। ओके, यहाँ का प्रेशर P2 रहेगा, यहाँ का प्रेशर P1 रहने वाला है। ओके, तो यहाँ का एरिया A1 है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं सिंपल वे से, तो यहाँ पर हमें यही नजर आएगा कि P1 रो जी H1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 रो जी H2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर। इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो तीनों एनर्जीज का एडिशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर उनका एडिशन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, इसके अलग अलग एप्लीकेशन से वेंचुरी मीटर, उसके बाद वेंचुरी ट्यूब इसे कहा जाता है, या फिर फ्लो मीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसे टोरिसेलीज लॉ कहा जाता है। उसके बाद मैग्नस इफेक्ट, एयरफॉइल, स्प्रेयर एंड एटोमाइजर, उसके बाद मोशन ऑफ द पिंग पोंग बॉल। तो ऐसे दो तीन तरीके के मोशन से, ब्लोइंग ऑफ द टिन रूफ टॉप्स इन द विंड स्ट्रॉम। तो ये सब एप्लीकेशन से रिलेटेड टू द बर्नौलीज थ्योरम। तो ये हम कल देखते हैं, और कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। इज इट ओके? टॉपिक पूरा खत्म हुआ है हमारा जो हाइड्रोडायनामिक्स। सिर्फ जस्ट कल हम ये जो बर्नौलीज थ्योरम है, कल हम यही से स्टार्ट करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम को फिर से लिखकर इसके जो एप्लीकेशन है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, और फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल हर एक बिट पर, जो भी मैंने आज पढ़ा है, हर एक बिट पर एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू।